हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के पूर्व हम लोगों ने जनवरी 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो थे मासिक करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से कवर किया था। एक प्लेलिस्ट बाकायदा उसकी बनी हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा में यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर आने वाले हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, ये वीडियो उन दोनों परीक्षाओं को टारगेट करके बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी की अन्य कोई परीक्षा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें यूपी स्पेशल के करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के सवाल आते हैं, वहां पर ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो अन्यत्र आपको मिलने वाले कंटेंट से बेहतर होगा। ठीक है, इस चीज की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। कंटेंट प्रेजेंटेशन का भरपूर ख्याल रखा गया है और देखा जाए तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा और ऐसे ही वीडियो आपके बीच लगातार आते रहेंगे। लगातार आते रहे वीडियो, इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि व्यूज, लाइक, कमेंट सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी सहभागिता कितनी है, हमारी सहभागिता कितनी है। आप जिस तरह सहयोग करेंगे उसी तरह वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि अल्टरनेट डेज पर अब हम लेकर आते रहेंगे, हर संडे टू संडे। ठीक है, संडे टू संडे वीडियोस आते रहेंगे जो यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के करंट अफेयर है। जैसे उत्तराखंड का एग्जाम होगा, नजदीक आएगा, तो उत्तराखंड करंट अफेयर भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड परीक्षा देने जाते हैं। उत्तराखंड स्पेशल आपको जो करंट अफेयर होगा, उत्तराखंड स्पेशल के करंट अफेयर भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपसे बस यही आशा है कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग घटना चक्र उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2025 पे चर्चा करते हैं। दिसंबर तक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर देखा जाए तो ये नई प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी और नई प्लेलिस्ट में अब जितने भी वीडियोस आएंगे मंथली करंट अफेयर वाले वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। उसके पहले एक सूचना है आपके लिए कि आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है, इसके 50 सेट की अनूठी श्रृंखला जो थी, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो लगातार इसके सेट्स लग रहे हैं। लगभग 15 से 16 सेट अब तक लग चुके हैं और लगातार ऐसा ही सेट आपके बीच में आते रहेंगे। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन चीज है। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं होते, बहुत 200 क्वेश्चन का नहीं है कि आप हफ्ते में एक दिन बैठ के लगाएं। आप डेली पर डे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। कैसे आपको करना है, एनरोल करना है, कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर एक पिन कमेंट होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरना आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ऑनलाइन टेस्ट का जो स्लॉट दे रखा है, ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है, आपको दिख जाएगी। वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो हर सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, हर सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेगा। और ये 50 प्रश्न होंगे कैसे, इन 50 प्रश्नों में क्या होगा कि 35 प्रश्न तो आपके जीएस के होते हैं और प्लस 15 प्लस आप जो 15 प्रश्न होंगे आपके वो हिंदी के होंगे। ठीक है, और इस 35 में भी देखा जाए तो 4 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे और 2 प्रश्न रीजनिंग के होंगे ही होंगे। मतलब जिस तरीके से आपका पेपर होता है उस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। 200 नंबर का जो पेपर होने वाला है उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो जैसे एक सेट है तो उसको हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, ताकि आप आसानी से बैठ के आधे घंटे समय देकर, 40 मिनट का समय देकर, रात में जब बिस्तर पे आप सोए तो एक सेट सॉल्व करके सोए, या सुबह टाइम उठे तो एक सेट सॉल्व करके सोए। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक छोटी सी सूचना मैं अपने करंट अफेयर के बारे में बता दूं, क्योंकि जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि करंट अफेयर हम प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट तो बनता ही है। ठीक है, तो मासिक करंट अफेयर अप्रैल का जो पैकेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिलती ही मिलती है। और अगर आप हमारे डेली क्लास पीडीएफ और पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पैकेज में एनरोल हो जाइए। ठीक है, और वहां पर देखा जाए डेली आपको 10 एमसीक्यू का टेस्ट मिल जाता है यहाँ पर। और महीने के एंड में क्या होता है, एक फुल करंट अफेयर का आपको टेस्ट मिल जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये पूरा कंटेंट, पूरा पैकेज जो है हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए। भरपूर फायदा उठाइए। आप कम्युनिटी में जुड़े होंगे तो कम्युनिटी में बहुत सारे आप कमेंट पढ़ेंगे, पोस्ट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट महीने के एंड में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। मासिक पत्रिका के जैसा होता है, 50 से 52 पेज का होता है, उसमें सब कुछ होता है। जो उसमें मिलेगा वो हर जगह मिलेगा, जो उसमें नहीं मिलेगा वो विरले ही कहीं कहीं मिल जाए। ठीक है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी गई है जिससे
जो भी आपके डाउट्स है, डिस्कशन है, कुछ आपको करना है या डाउनलोड करना है पीडीएफ वगैरह, तो वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करवा दी जाती है, जिससे आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये जो यूपी स्पेशल की क्लास होने जा रही है, इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मासिक पैकेज वाला जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहीं व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसको शेयर करवा दिया जाएगा, इसकी पीडीएफ जो अब हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं। आप कुछ मत करिएगा, गूगल ओपन करिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा SSGCP। सर्च करेंगे, ओपन होने के बाद हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, वीडियो लेक्चर में जाना है। वीडियो लेक्चर में आप जाइएगा, सबसे पहले आपको दिख जाएगा अप्रैल 2025 का पैकेज। अप्रैल 2025 का पैकेज आप खोलिएगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ लगा हुआ है एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें लगी हुई हैं। आप जाइए, कमेंट खोलिए, रिव्यू पढ़िए, रिव्यू पढ़ने के बाद रिव्यू पढ़िए, रिव्यू पढ़ने के बाद एकदम आसानी से आप इन सब चीजों को अवेल कर सकते हैं। और देखा जाए ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं और एक हाइक भी बताता हूं। यहाँ पर देखिए, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको मूल्य दिखेगा यहाँ पे 25 रुपए। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर जब पहुंचे तो वहां पर ऊपर एक कॉइन का ऑप्शन होगा, कॉइन के ऑप्शन पर टिक कर देना। तो ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना है। यहाँ पर देखा जाए तो 18 रुपए 75 पैसे में आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे और एनरोल होने के बाद आप सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हैं उन सब का फायदा उठा सकते हो। विशेष आकर्षण यहाँ पर यही है कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो मासिक पीडीएफ है, ठीक है, मंथली वाली जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ भी जो कंपाइल पीडीएफ हम देंगे उसी कंपाइल पीडीएफ में पीछे उसको लगा के देंगे, ताकि आपके जो यूपी स्पेशल का पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होता रहे। चलिए अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की महत्वपूर्ण खबरों पर। आईएमडी ने महाकुंभ 2025 के लिए बनाया वेब पेज। ठीक है, आईएमडी के द्वारा एक वेब पेज बनाया गया था। जो भी चीजें हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, चाहे वो महाकुंभ से रिलेटेड हो, जनवरी का महीना देखा जाए तो बेसिकली महाकुंभ की वजह से ही पूरा जनवरी चर्चा में रहा था। तो महाकुंभ पे ऑलरेडी एक वीडियो हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। ठीक है, और उससे इधर देखा जाए तो अन्य जो चीजें वहां पर छूट गई थी उन चीजों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है, महाकुंभ से रिलेटेड और अन्य खबरों को भी यहाँ पे समाहित किया गया है। देखा जाए, कानपुर रोड स्थित होटल हॉलीडे इन में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कार्यशाला का आयोजन किया था। यहां पर देखा जाए तो 150वीं जो कार्यशाला था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का, वो 150वीं कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था? कानपुर का एक होटल है, उस होटल का नाम क्या है? हॉलीडे इन। ठीक है, यहीं पर आयोजन किया गया। और इसी दौरान आईएमडी ने क्या किया कि महाकुंभ पर पूरे क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने में सक्षम एक वेब पेज का शुभारंभ भी किया। ठीक है, इसी दौरान आईएमडी के द्वारा जो महाकुंभ क्षेत्र था उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड देखा जाए तो वेब पेज का शुभारंभ किया गया, जो वहां पर मौसम जो चेतावनियां थी और मौसम पूर्वानुमान था उसके लिए डेडिकेटेड था। इससे श्रद्धालुओं और मेला प्राधिकरण को उनकी सुरक्षा और व्यवस्था करने में मदद मिली। ठीक है, इसके द्वारा, इस वेब पेज के द्वारा देखा जाए तो जो श्रद्धालु थे उनको भी पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता था और इससे मेला अधिकारियों को भी, मेला प्राधिकरण को भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली थी। आगे बात करें, 1932 के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान भरी थी। ठीक है, देखा जाए तो जनवरी में, ठीक, जनवरी 2025 में 1932 के बाद पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी प्रयागराज एयरपोर्ट से। नहीं तो अभी तक होता क्या था कि प्रयागराज का जो बमरोली एयरपोर्ट है, यहां से जो देश के अंतरदेशीय जो परिवहन था, वायु परिवहन था, वो संचालित होता था, अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं होती थी। लेकिन जनवरी 2025 में पहली बार उड़ान भरी। यहां पर कहां देखा जाए, देखा यहां पर पॉइंट की चर्चा करें तो वर्ष 1932 में प्रयागराज से लंदन के लिए उड़ान भरी गई थी। इस उड़ान के 93 वर्षों बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई, यानी कि जनवरी 2025 में 93 वर्षों बाद एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान यहां से संचालित की गई। इस उड़ान के माध्यम से अमेरिकी अरबपति महिला उद्यमी लॉरिन पावेल जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स की जो पत्नी थी, स्टीव जॉब्स की पत्नी आपको पता होगा, परीक्षाओं के टाइम पे जब महाकुंभ चल रहा था, ठीक है, तो महाकुंभ के टाइम पे देखा जाए तो जो लॉरेल पावेल थी, इनका नाम बहुत चर्चा में आया था। यहाँ पे जो अवधेशानंद गिरी का आश्रम था, मतलब जो पंडाल लगा हुआ था, उस पंडाल में सम्मिलित हुई थी और इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, और देखा जाए स्टीव जॉब्स की वाइफ थी, महाकुंभ में आई हुई थी, फिर इनका स्वास्थ्य खराब होता है और यहाँ से ये जाती है भूटान। तो जब ये भूटान गई तो पहली बार बमरौली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान इनके लिए संचालित किया गया था। ठीक है, तो 1932 के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से पहली बार उड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट कहां पर गई थी? प्रयागराज से भूटान गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें, हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय के बारे में चर्चा कर ली। जो हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनारस में बनाए जाने की बात कही गई थी, उसके लिए देखा जाए तो देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय का डिजाइन तैयार हो गया है। इस संग्रहालय की स्थापना काशी में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। कहां पर की जाएगी ये जरूर जाने रहिएगा, काशी में किया जाएगा, यानी कि बनारस में किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि देश का पहला
हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? और ये परीक्षा में आपसे आर पूछ सकता है, ठीक है। बनारस में इसकी स्थापना की जाएगी। आगे हम चर्चा कर ले, यह संग्रहालय किसी भी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा, किसी डेडिकेटेड भाषा को समर्पित पहला संग्रहालय होगा। इसमें हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की पुस्तकें, तस्वीरें, दुर्लभ पांडुलिपियां, दस्तावेज आदि संरक्षित किए जाएंगे। जो ये संग्रहालय होगा, यहाँ पर जैसे मुंशी प्रेमचंद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, उन सब के जो जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख पुस्तकें हैं, तस्वीरें हैं, दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, दस्तावेज है, उन सबको यहाँ पर समाहित किया जाएगा, संकलित किया जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा संग्रहालय में। देखा जाए, यह संग्रहालय वाराणसी में जो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश है, वाराणसी में अवस्थित राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का है, उसी परिसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें, दिव्य भव्य और डिजिटल विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंडप। महाकुंभ के दौरान देखा जाए तो जो महाकुंभ का आयोजन किया गया, उस टाइम पे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंडप था, वो किस विषय पर आधारित था, किस विषय पर केंद्रित था, किस विषय पर उसका आयोजन किया गया या स्थापित किया गया था? तो दिव्य भव्य और डिजिटल, इसी विषय पर आधारित था सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का मंडप। कुछ कुछ मंडप ऐसे थे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव अमित यादव ने महाकुंभ 2025 में अपने मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। मंडप का विषय क्या था? दिव्य भव्य और डिजिटल। ठीक है, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ, इसी पर आयोजन किया गया था। इस मंडप में कई प्रमुख योजनाओं को प्रचारित किया गया, जिसमें वंचित इकाई समूहों के वर्गों तक की सहायता योजना शामिल थी, जो हाशिए पर खड़े समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करती, और पीएम दक्ष योजना, जो सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए कौशल विकास पर केंद्रित थी। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ प्रमुख योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया इसी मंडप के माध्यम से। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है, उसका मंडप आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, महाकुंभ में जो स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लखनऊ में भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत जल्द, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने की इसकी घोषणा। ठीक है, यहां पर देखा जाए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसकी घोषणा की है कि लखनऊ में भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए दोनों चंडीगढ़ और लखनऊ के बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, परीक्षा में से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना करने की घोषणा की गई है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे ऑप्शन दे रखेगा। आप आईआईटी सोचेंगे और यहां पर निकल के आएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी निकल के आएगा। ठीक है, आगे चर्चा करें। यह कैंपस उन्नाव के जो एससीआर क्षेत्र में स्थित होगा। ठीक है, जो एससीआर में बेसिकली स्थापित किया जाएगा, उन्नाव के एससीआर क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी। और यहां पर देखा जाए, यहां विद्यार्थियों को एआई संवर्धित शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, एआई संवर्धित शिक्षा प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यह नया एआई सक्षम कैंपस 2025-26 शैक्षणिक सत्र से ही शुरू हो जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ, लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट और लीगल स्टडीज जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये हेडिंग ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लखनऊ में देखा जाए तो भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत जल्द करेगा। कौन करेगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा यह घोषणा की गई है। चलिए आगे बात करें। लीड्स 2024 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट का दर्जा। जो लीड्स होता है ना, ठीक है, लीड्स रैंकिंग जारी की जाती है। अब यहां पर देखा जाए तो जो लीड्स रैंकिंग है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित है, और यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहां पर चर्चा कर ले पॉइंट का, तो उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति साबित की है। इसे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जो लीड्स होता है, लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई, इस रैंकिंग में इसको अचीवर श्रेणी में रखा गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, किस कैटेगरी में रखा गया? कैटेगरी जरूर याद रखिएगा, अचीवर, अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, यह लगातार तीसरा वर्ष है। इससे पूर्व देखा जाए 2022, 2023 और 2023, यह लगातार तीसरा वर्ष है जब उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, किसमें? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित मान्यता अर्जित की है। यानी कि जो लीड्स रिपोर्ट है उसमें अचीवर श्रेणी में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश शामिल हुआ है। आगे देखें,
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को स्टेट्स अचीवर अवार्ड प्रदान किया, जिसे औद्योगिक विकास सचिव इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने प्राप्त किया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो अचीवर स्टेट्स का अवार्ड है किसके द्वारा प्रदान किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया। और किसने इस अवार्ड को ग्रहण किया, तो जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं अभिषेक प्रकाश, ठीक है, इन्होंने ग्रहण किया था। आगे देखें, यह पुरस्कार भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित लीड्स विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक आसानी रिपोर्ट 2024 के विमोचन और लैप्स यानी कि लॉजिस्टिक उत्कृष्टता उन्नति और प्रदर्शन शील्ड 2024 के पुरस्कार समारोह के दौरान ही प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो लीड्स रिपोर्ट का विमोचन कहां पर किया गया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। और यहीं पर जो लेब्स पुरस्कार थे उनका भी आयोजन किया गया, उनका वितरण किया गया। और वहीं पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया, जिसका अवार्ड किसने प्रदान किया, पीयूष गोयल ने प्रदान किया। ग्रहण किसने किया, अभिषेक प्रकाश ने ग्रहण किया था। चलिए आगे देखें, यूपी में आयुष्मान योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल। ठीक है, आयुष्मान योजना के तहत देखा जाए, बजट में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको बजट पढ़ा रहा था नवे धारा बैच के अंतर्गत मैंने आपको उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ाया, तो वहीं पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखा जाए तो आयुष्मान योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल जो पंजीकृत किए गए वो कहां पर, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, चर्चा कर लें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश में है। इनमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल है। मतलब जो आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत भारत में सबसे ज्यादा अस्पताल जो पंजीकृत है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। और एक बात ये जाने रही है कि इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में कुल 5,834 अस्पतालों में लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। ये जनवरी का डाटा है, जनवरी 2025 की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, परीक्षा में जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो वहां पे कोट करना हो तो सीधे सीधे आप कोट करिएगा कि जनवरी 2025 तक, इस चीज को लिखिएगा ब्रैकेट में, जनवरी 2025 तक 5,834 अस्पताल जो है उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए योजना के अंतर्गत 2,949 सरकारी और 2,885 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। ठीक है, कितने अस्पताल सरकारी क्षेत्र में और कितने अस्पताल निजी क्षेत्र में, ये डाटा याद रखिएगा। पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। जो आयुष्मान योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पात्र मरीज होते हैं उन पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान बीमा योजना मुहैया करवाया जाता है। प्रदेश में 10 दिसंबर 2024 तक कुल 7.43 करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 5.13 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। ठीक है, यहां पर देखा जाए 10 दिसंबर 2024 तक कुल जो 7.43 करोड़ लक्षित थे। ठीक है, लक्षित लाभार्थी कितने थे कि 7.43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं कि आयुष्मान कार्ड उनका बन सकता है। उनमें से देखा जाए लगभग कितने का बन के तैयार हो गया, तो 5.13 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनके तैयार हो गया। और आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा कहां पर जारी किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं। चलिए आगे बात करें, अगली खबर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने कृषि आधारित तकनीकी सेवाएं पहुंचाने के लिए करार किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो कृषि आधारित तकनीकी सेवाएं होती हैं उनके लिए गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में आपस में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यहां पर चर्चा कर ले क्या पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्यों में जेमिनी संचालित बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया है। ठीक है, बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर किया है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर किया है। ठीक है, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर ये जो एग्रीकल्चर के लिए शुभारंभ है किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें, यह ओपन नेटवर्क लाखों किसानों कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं एक जगह उपलब्ध कराएगा। जो ये ओपन नेटवर्क है ये क्या करेगा, जो कृषि तथा कृषि संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई विभिन्न सेवाएं हैं उन सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराने का कार्य करेगा। आगे देखें, इसमें सलाहकार सेवाएं, ऋण, मशीनीकरण और अपनी उपज बेचने के लिए बाजार से संपर्क इत्यादि भी शामिल है। ठीक है, प्रमुख सेवाएं जो है यहाँ पर शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड भारत और सार्क के प्रबंध निदेशक आशीष वट्टल ने
इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखा जाए तो जो मुख्य सचिव थे मनोज कुमार सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किया। और गूगल क्लाउड की तरफ से देखा जाए तो भारत और सार्क के प्रबंध निदेशक, गूगल क्लाउड भारत और सार्क के प्रबंध निदेशक जो आशीष वट्टल है, इन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। आपके परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखें, यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह बने इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष। ठीक है, जो ओपी सिंह है ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। यहां पर चर्चा कर लें क्या पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को पुलिस विषयों पर स्वतंत्र थिंक टैंक जो है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ओपी सिंह को। वर्ष 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ओपी सिंह जनवरी 2020 में रिटायर हुए थे। ठीक है, जनवरी 2020 में ओपी सिंह रिटायर हुए थे। आगे हम चर्चा कर लें, उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने 2 केंद्रीय बलों, जिनमें जो सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसका नेतृत्व किया है, साथ ही साथ एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने रहिए जो ओपी सिंह थे, ये ओपी सिंह सीआईएसएफ के भी महानिदेशक रह चुके हैं और एनडीआरएफ के भी महानिदेशक रह चुके हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस जो था उसका नेतृत्व किया और अब ये क्या बने हैं, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है उसके अध्यक्ष बने। और इंडियन पुलिस फाउंडेशन क्या है, तो पुलिस विषयों पर स्वतंत्र थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है, पुलिस विषयों पर, जो पुलिस तथा उनसे संबंधित विषय होते हैं उन पर एक स्वतंत्र थिंक टैंक है इंडियन पुलिस फाउंडेशन, और उसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन, ओपी सिंह। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखें, यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे, आप टिक करके आइएगा, लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ में किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था, तो 11 से लेकर 17 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर देखिए एएनआई की खबर है, यहां पर देखिए एएनआई की खबर है, ये 11 फरवरी 2025 की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। कहां पर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है वहीं पर खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। आगे देखें, इसका आयोजन 11 से 17 जनवरी 2025 के मध्य किया गया था। कब किया गया था, 11 से 17 जनवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन किया गया था खादी महोत्सव का। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि खादी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, लखनऊ में किया गया। आगे देखें कलाग्राम। अब कलाग्राम जो है ये भी महाकुंभ से संबंधित है। यहां पर देखा जाए तो कलाग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने महाकुंभ मेले में नागवासुकी क्षेत्र में भारतीय संस्कृति विरासत केंद्र कलाग्राम का उद्घाटन किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो महाकुंभ में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम भारत की विविधता को में एकता को दर्शाता है। जो कलाग्राम था ये भारत में जो विविधता में एकता है उसको दर्शाने का कार्य करता है। कलाग्राम किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। चर्चा कर ले, यह कलाग्राम महाकुंभ 2025 का एक प्रमुख आकर्षण था, जिसमें 4 धामों का मंच प्रदर्शन, ठीक है, चारों धामों के मंच प्रदर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों के धान्य प्रवेश, निर्वाध शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी और 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रांगणों में सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया। और यहां पर देखा जाए तो हजारों जो कलाकार थे वो यहां पर जब तक महाकुंभ का टाइम ड्यूरेशन था तब तक उपस्थित हुए प्रतिदिन, और प्रतिदिन यहां पर देखा जाए तो कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे कलाग्राम में। ठीक है, चलिए आगे देखें, एक थाली एक थैला अभियान। एक थाली एक थैला अभियान यहां पर देखा जाए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा कर ले तो महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1 प्लेट 1 बैग अभियान का शुरुआत की गई। ठीक है, 1 प्लेट 1 बैग अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, आरएसएस के द्वारा की गई थी। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखें, इस पहल का उद्देश्य क्या था, तो इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। बेसिकली महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से ही जो 1 प्लेट 1 बैग अभियान था ये आरएसएस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभियान के तहत कपड़े का बैग और स्टील के प्लेटों व ग्लास वितरित किए गए जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्लास्टिक के विकल्प के रूप में देखा जाए तो कपड़े के जो बैग होते थे, थैले होते थे, उनको प्रदान किया गया, साथ ही साथ स्टील की प्लेट और गिलासों का भी वितरण किया गया था। चलिए आगे देखें, इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह लघु चित्रकला पर आधारित था।
ठीक है। जो भागवत प्रदर्शनी था ये लघु चित्रकला पर आधारित था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जो इलाहाबाद संग्रहालय है, ठीक है। कंपनी गार्डन, जिसको आप अल्फ्रेड पार्क नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर अवस्थित है इलाहाबाद संग्रहालय, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए तो 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह लघु चित्रकला पर आधारित था। प्रयागराज के इस ऐतिहासिक संग्रहालय द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी महाकुंभ के विशेष अवसर को और भी अधिक आकर्षक बनाने और सार्थक करने का एक प्रयास था, ठीक है। यहां पर देखा जाए महाकुंभ को और भी आकर्षक बनाने के उद्देश्य से ही इलाहाबाद संग्रहालय में आयोजित किया गया था भागवत प्रदर्शनी। अगली खबर क्या है, महाकुंभ 2025 शाही स्नान अब कहलाएंगे अमृत स्नान, ठीक है। शाही स्नान जो होते थे, शाही स्नानों का नाम परिवर्तित करके क्या कहा गया, अब उनको कहा जाएगा अमृत स्नान। भविष्य में जब भी होगा कुंभ का आयोजन तब भी उनको शाही स्नान नहीं कहा जाएगा। इसी वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, अमृत स्नान कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह घोषणा की गई कि महाकुंभ के दौरान प्रमुख स्नान तिथियों जिन्हें शाही स्नान के नाम से जाना जाता था अब उन्हें अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। जैसे मकर संक्रांति हो गया, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या हो गया, पौष पूर्णिमा हो गया, इन सब चीजों को किस नाम से जाना जाएगा, इन सब चीजों को जाना जाएगा अमृत स्नान के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखें, एमिटी विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष में भेजा भारत का पहला जैविक पेलोड, ठीक है। भारत का पहला जैविक पेलोड किसके द्वारा भेजा गया, किस विश्वविद्यालय के द्वारा, एमिटी विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा गया। उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, नोएडा में अवस्थित है एमिटी विश्वविद्यालय। यहां पर चर्चा कर ले, एमिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसरो के PSLV C16 मिशन, जो स्पेडेक्स मिशन था जिसमें धरती से अंतरिक्ष में, ठीक है, दो स्पेडेक्स मिशन के तहत देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट भेजे गए थे और दोनों ऑब्जेक्ट को करना क्या था, पहले उनकी डॉकिंग करनी थी, दोनों को आपस में जोड़ना था, फिर उनकी अनडॉकिंग करनी थी। और उसी डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित एमिटी विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया, एक जैविक पेलोड भी भेजा गया था। बेसिकली उद्देश्य क्या था कि वो जाएगा अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष में जो जैविक पेलोड है उसका अध्ययन किया जाएगा। पालक के कैलस भेजे गए थे, उनका अध्ययन करना था, रंगों का अध्ययन करना था, क्या परिवर्तन होता था कि भविष्य में अंतरिक्ष में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे या हम कोई मिशन करेंगे तो उसके दौरान जो खाद्य सामग्री है उनको हम किस प्रकार से अंतरिक्ष में ग्रो कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो जैविक पेलोड आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है और यही भेजा गया था एमिटी विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर चर्चा कर ले, एमिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसरो के PSLV C16 स्पेडेक्स मिशन के जरिए भारत का पहला बायोलॉजिकल पेलोड अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। इस जैविक पेलोड के अंतर्गत पालक के कैलस को अंतरिक्ष में भेजा गया जिसके रंग परिवर्तन और, ठीक है, रंग परिवर्तन पर समृद्धि का ऑन बोर्ड कैमरा और सेंसर के जरिए अध्ययन किया गया, ठीक है। यहां पर देखा जाए इसका जो रंग परिवर्तन हुआ और पालक का जो कैलस था उसमें जो समृद्धि या वृद्धि हो रही थी उस वृद्धि का ऑन बोर्ड कैमरा सेंसर के जरिए अध्ययन किया गया कि किस कौन कौन से परिवर्तन उसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली खाद्य पदार्थों की दिशा में पहला कदम है जो भविष्य में मानव मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मददगार साबित होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि भविष्य में जो भी मानव अंतरिक्ष मिशन होंगे भारत की ओर से, वहां पर देखा जाए अंतरिक्ष में जो खाद्य सामग्रियां उगाने के लिए, उगाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज श्रृंखला की शुरुआत की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जैसे पॉडकास्ट आप देखते ही होंगे, बहुत से पॉडकास्ट आते हैं, ठीक है। रणवीर इलाहाबादिया, फेमस केस, वहां पर देखा जाए तो बहुत से पॉडकास्ट आते ही है। सेम वैसा ही पॉडकास्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस नाम से स्टार्ट किया गया, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बियॉन्ड द बैज, ठीक है, बियॉन्ड द बैज। यहां पर देखा जाए डीजीपी प्रशांत कुमार की पहल पर यूपी पुलिस ने बियॉन्ड द बैज, ठीक है, बियॉन्ड द बैज नाम से पॉडकास्ट श्रृंखला की शुरुआत की है। आगे हम चर्चा करें, इस पॉडकास्ट के पहले संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड डीजी एसएन सावत शामिल हुए। यहां पर देखा जाए तो रिटायर्ड डीजी है एसएन सावत, ये सम्मिलित हुए थे और यहीं पर जो मुख्य भूमिका में थी, एंकर की भूमिका में, वो कौन थी, तो यहां पर देखा जाए डीएसपी मध्य रवीना, ठीक है, डीएसपी मध्य जो थी रवीना त्यागी, ये मुख्य एंकर की भूमिका में यहां पर उपस्थित थी। तो ये है डीएसपी मध्य रवीना त्यागी और ये है एसएन सावत। पहला जो शो हुआ था, पहले शो में ये दोनों लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के तौर पर एसएन सावत थे और मुख्य एंकर के रूप में देखा जाए तो रवीना त्यागी थी जो डीएसपी मध्य है वर्तमान में। चलिए आगे देखा जाए, महाकुंभ में बनाई गई पहली बार डोम सिटी। जो डोम सिटी है पहली बार मैदानी क्षेत्र में बनाई गई, पहली बार मैदानी क्षेत्र में बनाई गई। कहां बनाई गई, प्रयागराज में बनाई गई थी। और प्रयागराज के अंतर्गत देखा जाए तो अस्थायी रूप से
एक जिले का गठन किया गया, ठीक है, अस्थायी रूप से एक जिले का गठन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, महाकुंभ मेला क्षेत्र नाम दिया गया था, और उसी जिले के अंतर्गत देखा जाए तो इस डोम सिटी को बनाया गया था। ठीक है, 44 कमरों वाले पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट सीट से बनी डोम सिटी पहली बार महाकुंभ के दौरान महाकुंभ नगर क्षेत्र में बनाई गई थी। ये सेम ऐसी डोम सिटी दिखती थी। ठीक है, और होता क्या था, ये जमीन से देखा जाए तो 8 मीटर की ऊंचाई पर गोलाकार गुंबद नुमा कमरे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त थे, जो 360 डिग्री व्यू प्रदान करते थे, तथा यह पहली बार था जब पहाड़ों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में डोम सिटी का निर्माण किया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ये जमीन से 8 मीटर ऊपर बने हुए थे, लग्जरी, एकदम सुपर लग्जरी डोम सिटी होते थे, और यहां पर देखा जाए ये 360 व्यू प्रदान करता था। ठीक है, पूरे महाकुंभ नगर को आप यहाँ इसमें बैठे बैठे आराम से देख सकते थे। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, किसके सहयोग से किया गया, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और ईवो लाइफ स्पेस के सहयोग से इस डोम सिटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, जो लाइफ स्पेस था, ईवो लाइफ स्पेस, और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग था, इन दोनों के सहयोग से ही इस डोम सिटी का निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखें, संविधान गैलरी का लोकार्पण किया गया। अब संविधान गैलरी है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकार्पण किया था, इस वजह से आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखें 10 जनवरी 2025 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र सेक्टर 2 में संविधान गैलरी का लोकार्पण किया गया। इस संविधान गैलरी में संविधान निर्माण प्रक्रिया को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया थी उसको ऑडियो और विजुअल माध्यम से इस गैलरी में प्रदर्शित करने का कार्य किया गया, और यह सेक्टर 2 जो था, सेक्टर 2 में अवस्थित था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस संविधान गैलरी का लोकार्पण किया गया था। आगे देखें, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को जो सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट उपयोग के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा करें यहां पर, यह सम्मान जल जीवन मिशन और सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट उपयोग तथा जल कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार अप्रैल में दिल्ली में प्रदान किया जाएगा, यानी इसी महीने प्रदान किया जाएगा दिल्ली में। चर्चा कर ले, जल जीवन मिशन के तहत 33,229 योजनाएं सौर ऊर्जा पर आधारित है। इनसे राज्य सरकार के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही हर साल 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। अगले 30 वर्ष में 390 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकेंगे, और केंद्र सरकार ने इस पहल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसी वजह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो सौर ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में जो सौर ऊर्जा का उत्कृष्ट प्रयोग है, इसके लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की घोषणा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान, यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्तकर्ता कौन कौन से लोग हैं, किस किस क्षेत्र में दिया गया है, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है कृष्णकांत शुक्ला का। कृष्णकांत शुक्ला को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, वाराणसी जिले से है। किस क्षेत्र में दिया गया है बेसिकली, तो जो कृष्णकांत शुक्ला है ये भौतिक विज्ञान, संगीतकार और कवि है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से इनका संबंध है, वैज्ञानिक है, साथ ही साथ संगीतकार और कवि हैं कृष्णकांत शुक्ला, इनको प्रदान किया गया है। हिमांशु गुप्ता की बात कर ले तो हिमांशु गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं, मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं। बेसिकली ये उद्यमी और पर्यावरणविद है, इसी वजह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हिमांशु गुप्ता को प्रदान किया गया है। मनीष वर्मा लखनऊ के रहने वाले हैं, कृषि दलित उद्यमी है। ठीक है, कृषि एग्री दलित उद्यमी है यहाँ पर देखा जाए। आगे बात करें, कृष्णा यादव की बात कर लें तो बुलंदशहर की महिला उद्यमी है, इनको प्रदान किया जाएगा। कर्नल सुभाष देसवाल को बुलंदशहर के, ये भी कृषि उद्यम करते हैं, इनको भी प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर जय सिंह बहराइच के हैं, केला उत्पादन करते हैं, केला उत्पादन से संबंधित है डॉक्टर जय सिंह, इनको प्रदान किया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं, बहराइच के रहने वाले हैं। और जो पुरस्कार होता है, गौरव सम्मान होता है, गौरव सम्मान में क्या प्रदान किया जाता है, तो 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और एक अंगवस्त्र भेंट किया जाता है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है जिसको भी दिया जाता है तो उसको 11 लाख रुपया दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक अंगवस्त्र दिया जाता है, बेसिकली सॉल होता है। ठीक है, तो ये चीजें प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत। चलिए आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में रन फॉर कोऑपरेशन, रन फॉर कोऑपरेशन ये चर्चा कर ले। यहां पर 26 जनवरी 2025 को 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में मरीन ड्राइव गोमती नगर में सहकारिता के लिए दौड़ रन फॉर कॉर्पोरेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन सम्मिलित हुए थे? तो जो सहकारिता मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश के जेपीएस राठौर, ठीक है, जेपीएस राठौर जो है सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश, ये विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। आयोजन का महत्व क्या है? तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उत्तर प्रदेश में भव्य उद्घाटन किया गया। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है 2025 का, उसके भव्य उद्घाटन के तौर पर ही इसको देखा जा रहा था, जो रन फॉर कोऑपरेशन था इसका। ठीक है, रन फॉर कोऑपरेशन। चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी, महाकुंभ को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। जम्मू कश्मीर राइफल्स सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड मिला था। यहां पर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो अवार्ड दिया गया 26 जनवरी की परेड में, किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर राइफल था उसको प्रदान किया गया। और वहीं पर अगर हम झांकियों की बात कर ले तो झांकियों में देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां पर चर्चा कर ले, उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या थीम था? किस थीम पर आधारित था? थीम जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, किसको प्रदान किया गया ये ना पूछे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा थीम क्या था। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, इसी के लिए इसको प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में त्रिपुरा को उसकी खर्ची पूजा 14 देवताओं की आराधना विषय पर आधारित झांकी को दूसरा अवार्ड मिला। ठीक है, दूसरा अवार्ड किसको मिला? त्रिपुरा को मिला। और यहां पर हम बात कर ले आंध्र प्रदेश के अटिकोपक्का बोम्मालू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने जो है, इसी थीम पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा आपने जान लिया कि पहला अवार्ड किसको, दूसरा अवार्ड किसको, तीसरा अवार्ड किसको मिला है। उत्तर प्रदेश को पहला, त्रिपुरा को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 3 राज्यों में जल सुरक्षा कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? उन 3 राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान है, महाराष्ट्र का स्थान है और गुजरात का स्थान है। ठीक है, तो 3 राज्यों में जो जल सुरक्षा कार्य योजना है केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जल दृष्टि @ 2047 कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने जल प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर जोर दिया है। यहां पर चर्चा करें, इसके लिए बड़े राज्यों को 50 लाख रुपए और छोटे राज्यों को 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बेसिकली है क्या, जो जल होता है, जल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल संरक्षण की दिशा में एक सुरक्षित कार्य योजना प्रस्तुत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और उसी कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 राज्यों के लिए ये योजना है, 3 राज्यों में संचालित की जाएगी। जल दृष्टि @ 2047 कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये जल प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों को 50 लाख रुपए, छोटे राज्यों को 30 लाख रुपए देने का प्रावधान है। चलिए आगे बात करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हो गई थी भगदड़। अब महाकुंभ में हुई थी भगदड़, तो उस भगदड़ के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, अब उस कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो महाकुंभ भगदड़ के बाद जांच कमेटी का गठन, यहां पर चर्चा करें। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्त जज श्री हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गठित कमेटी थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रिटायर्ड जज है हर्ष कुमार, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। यहां पर देखा जाए अन्य सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित थे? तो पूर्व आईएएस अधिकारी डीके सिंह और पूर्व आईपीएस अधिकारी वीके गुप्ता अन्य सदस्य के रूप में यहां पर सम्मिलित थे। ठीक है, वीके गुप्ता आईपीएस और डीके सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित है। यहां पर ये अधिसूचना आप उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल अधिसूचना देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। कुंभवाणी, कुंभवाणी के बारे में चर्चा कर ले। कुंभवाणी रेडियो चैनल का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। महाकुंभ से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों के लिए प्रसार भारती ने ओटीटी बेस्ड कुंभवाणी एफएम चैनल का शुरुआत किया है। ठीक है, यह चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित हुआ और यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑन एआईआर रहा। मतलब ऑल इंडिया रेडियो पर देखा जाए तो कुंभवाणी जो प्रसारित हुआ कब से कब तक? 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 26 फरवरी तक प्रसारित होता रहा। किस मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुआ? तो 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो कुंभवाणी था यह प्रकाशित हुआ। और यहां पर देखा जाए तो बेसिकली होता क्या था, महाकुंभ से जुड़ी हुई जो प्रमुख गाथाएं हैं इनका मंचन किया जाता था, रेडियो के द्वारा प्रसारित किए जाते थे। पल पल की जानकारी जो होती थी कुंभ से रिलेटेड, जो कुंभ में आ रहे हैं उनको भी मिलती थी जानकारी, और जो कुंभ नहीं आ रहे हैं घर बैठे सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया था कुंभवाणी के नाम से। चलिए आगे देखें।
यूपी में डिजिटल पेमेंट के मामले में बड़ी उछाल। ठीक है, डिजिटल पेमेंट के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बड़ी उछाल दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में डिजिटल भुगतान के मामले में वृद्धि देखने को मिली। और ये सारी चीजें आप अपने मुख्य परीक्षा में भी कोट कर सकते हैं। जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 में भी आ सकते हैं और जीएस पेपर 6 में भी आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर था। ठीक है, दिसंबर 2024 की बात कर ले तो प्रति व्यक्ति जो डिजिटल लेन देन था उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर था। दिसंबर 2024 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था। मात्र सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में देखा जाए तो डिजिटल भुगतान की संख्या सितंबर 2024 में कितनी थी? 411.55 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ सितंबर 2024 में। और वहीं पर दिसंबर 2024 में बढ़ के कितना हो गया? तो दिसंबर 2024 में बढ़कर हो गया 707.64 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन उत्तर प्रदेश में हुआ था। मात्र 3 महीने में इतनी हाइक देखी गई। यहां पर आगे देखें, उत्तर प्रदेश में औसतन हर व्यक्ति वर्ष भर में 7.731 डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक औसतन डाटा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखा जाए तो जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को डिवाइड किया गया तो एक औसत यह निकला कि उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति औसतन साल भर में 7.731 ट्रांजैक्शन करता है ऑनलाइन। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे जो नहीं करते, लेकिन औसत निकालने में पूरी जनसंख्या को लिया जाता है, इस वजह से ऐसा बताया गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखें। यूपी सीएसटी के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूपी सीएसटी के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव और डॉक्टर राजेश गंगवार ने फालसा, ठीक है, जिसको आप ग्रेविया एशियाटिका के नाम से जानते हैं, इसके अर्क से 200 नैनोमीटर आकार के सिल्वर नैनो पार्टिकल तैयार किए हैं। ये कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक नैनो कणों के सुरक्षित और कारगर विकल्प साबित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि फालसा से तैयार सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है न केवल सुरक्षित है बल्कि कैंसर के इलाज में भी कारगर है। आगे बात करें, इस नैनो पार्टिकल का आकार जितना छोटा होगा उसकी प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी। 20 नैनोमीटर आकार से ये नैनो पार्टिकल गर्भाशय कैंसर कोशिकाओं पर कारगर साबित हो सकते हैं। मतलब जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसके लिए सबसे कारगर साबित हो सकते हैं ये नैनो पार्टिकल। और ये नैनो पार्टिकल को किससे बनाया गया? जो फालसा होता है ना, फालसा फल, तो फालसा एक प्रकार का फल होता है, उसके, जिसको आप ग्रेविया एशियाटिका के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेविया एशियाटिका। इसके अर्क से 200 नैनोमीटर आकार के सिल्वर नैनो पार्टिकल तैयार किए गए। ठीक है, चलिए किसने तैयार किया है ये भी जाने रहिएगा। उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा? कैंसर के इलाज को कैंसर को क्योर करने में एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों को। आगे हम चर्चा करें और ये हमारा अंतिम पॉइंट होगा, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है इसके आयोजन के बारे में चर्चा कर ले तो भारत नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की परंपरा के क्रम में संस्कृति विभाग इस वर्ष भी भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश जो संस्कृति विभाग है उसी के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां चर्चा करें, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव सांस्कृतिक यात्रा 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर से प्रारंभ होकर महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त हुई। महोत्सव में नेपाल और उत्तर प्रदेश के कलाकार संगीत, लोक एवं गीत तथा नृत्य पेश किया गया। यहां पर देखा जाए तो नेपाल के और उत्तर प्रदेश के जो संगीतज्ञ थे, साथ ही साथ जो नर्तक थे, उनके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कहां से प्रारंभ हुआ था ये जरूर याद रखिएगा। यहां पर देखा जाए तो 5 फरवरी से सिद्धार्थनगर से प्रारंभ हुआ था और नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में ही इनका आयोजन किया गया। ठीक है, जिनमें महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी इत्यादि शामिल है, वहीं पर इनका आयोजन किया गया। और ये 23 फरवरी 2025 को पीलीभीत में जाकर ये मैत्री महोत्सव जो था वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ी हुई जो जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण खबरें थी उन खबरों पे चर्चा किया, ताकि आपके जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, वो सब भी यहाँ पर कवर होते रहे। आपके लगातार वीडियोस ऐसे ही उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले आते रहेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF, PPT इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप हमारे मंथली पैकेज से जुड़ सकते हैं। उसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, कैसे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसे ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम भी दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। आप कभी भी दोपहर 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आपसे मैंने पहले ही बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वीडियो किस फ्रीक्वेंसी से आते रहेंगे। आप प्रेम ज़्यादा देंगे, वीडियो जल्दी-जल्दी आते रहेंगे, वरना फिर जैसे एग्ज़ाम के पहले आता है, एग्ज़ाम के पहले ही फिर सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है? तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, भरपूर प्रेम दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, बताइएगा क्लास आपकी कैसी लगी, आज की जो क्लास थी, वो क्लास कैसी लगी और क्या-क्या चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो करंट अफेयर मासिक पैकेज है, मासिक पैकेज को आप जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप दोपहर में 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, संडे छोड़कर, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो जनवरी 2025 का अलग प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी। उसी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा। यूपी स्पेशल के करंट अफेयर आपके तैयार होते रहेंगे। नेक्स्ट संडे को बिहार स्पेशल का वीडियो आएगा, जनवरी 2025 का, ठीक है? चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।